यस स्टूडेंट्स, ये है सेकेंड वीडियो सर्कल चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो उसमें हमने 3 थियरम्स देखे और प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 को हमने एनालाइज किया। आज हमारा टारगेट है इस वीडियो का 3.3 और 3.4। 3.3 और 4 दोनों एक साथ इसलिए क्योंकि 3.3 में सिर्फ है 3 क्वेश्चन, तो 3.4 को भी उसके साथ ले लिया है। 3.3 यहाँ पे है और 3.4 यहाँ पे है। तो ये जो दो थियरम्स आप देख रहे हो, वह थियरम नंबर 4 और थियरम नंबर 5, ये दो थियरम हमें लगते हैं 3.3 को, विच आर एक्सट्रीमली सिंपल। 3 ही क्वेश्चन है, देख लेंगे, और दोनों एक दूसरे के लाइक अ कॉन्वर्स है। ऐसे मान लो आप, chords corresponding to congruent arcs are congruent। मतलब अगर ये आर्क ए पी बी अगर कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी के साथ, ये ए पी बी या सी क्यू डी या फिर डी क्यू सी, कोई भी नाम, ये दो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उन आर्क को पकड़ने वाली कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो if arc APB congruent DQC, then arc A, then chord AB congruent chord CD। उसकी उल्टी केस क्या हो जाएगी, कॉन्वर्स क्या हो जाएगा उसका? अगर chords congruent है तो arc congruent है, तो arcs corresponding to congruent chords of a circle are congruent। इस दो थियरम का सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे को थियरम ऐसे नहीं बताया गया है। अगर आपको कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है और आर्क इक्वल दिखाना है तो ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा। ये केस है तो आपको ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा। तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट स्टेटमेंट ऑफ दैट थियरम। तो कॉर्ड्स और आर्क्स की बात है 3.3 में। 3.4 जो है वो दो थियरम के ऊपर बेस्ड है। एक है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और दूसरा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। मतलब सिमिलैरिटी चैप्टर में जैसे बीपीटी हाई डिमांड पे है, वैसे सर्कल चैप्टर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम इतनी बार एग्जाम में आके गया है, इतनी बार आके गया है कि मिनिमम 7 टाइम्स तो वो एग्जाम में आके गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कभी 3 मार्क को, कभी 4 मार्क को। अभी पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो वो 3 मार्क के ऊपर थ्योरम्स तो आते ही नहीं है, तो 3 मार्क्स को ये आके गया है। तो ऐसा नहीं है कि 3.4 में सिर्फ ये दो ही थ्योरम लगेंगे। 3.4 में पीछे जो थ्योरम देखेंगे उसके साथ ये दो थ्योरम भी लग सकते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये आपको मालूम है थ्योरम नंबर 6, जो हमने 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है। इंस्क्राइब्ड एंगल का मीनिंग होता है ये जो एंगल है ए बी सी, ये एंगल ने जिस आर्क को पकड़ लिया है, ए बी सी ने कौन से आर्क को पकड़ा है, ए पी सी, ये एंगल ए बी सी आर्क ए पी सी के हाफ होता है हमेशा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यू आर फैमिलियर विद, एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए पी सी। ये जो दो बॉक्स में आपको छोटे छोटे डायग्राम दिख रहे हैं वो उसकी करोलरी है। करोलरी को हम थ्योरम में ट्रीट नहीं करते। तो 6 इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, उसकी 2 करोलरी है। करोलरी क्या है? अगर कोई भी 2 इंस्क्राइब्ड एंगल एक ही आर्क को इंटरसेप्ट करते हो, अगर कोई भी 2 इंस्क्राइब्ड एंगल एक ही आर्क को इंटरसेप्ट करते हो तो वो 2 एंगल हो जाते हैं इक्वल। सीधी बात है ना, एक ही आर्क है दोनों एंगल के लिए, तो वो दोनों एंगल सेम ही होने चाहिए। और ये दूसरी करोलरी भी आपको मालूम है 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से, सेमी सर्कल के अंदर होने वाला इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 2 कॉर्ड्स के हिसाब से, 2 कॉर्ड्स की वजह से जो एंगल सेमी सर्कल में बनता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। यू हैड दिस प्रॉपर्टी इन 7-8 स्टैंडर्ड्स। तो मेन थ्योरम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये थ्योरम है 7th नंबर का सर्कल में, जो है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके चारों वर्टेक्स है सर्कल के ऊपर। तो ये जो सर्कल के ऊपर वर्टेक्स होने की वजह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और इसकी प्रॉपर्टी है
ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ABC मतलब ये एंगल ABC और ADC ये एंगल D, ये B और D ये हो जाते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका टोटल होता है 180 डिग्रीज। या फिर दूसरी जो पेयर है ये एंगल A की और C की ये भी सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एग्जाम में दिखता है कि यहाँ पे लगेगा, तो प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये है उसकी करोलरी, इसलिए इसको नंबर नहीं दिया है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। करोलरी क्या बोलती है? अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एक लाइन अगर एक्सटेंड होती है तो BCE तो DCE ये हो जाता है एक्सटीरियर एंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो एक्सटीरियर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को DCE, दिस एंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ऑपोजिट ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। इसका एडजेसेंट कौन? ये। इसका ऑपोजिट कौन? ये एंगल। तो थ्योरम क्या बोलता है, ये करोलरी क्या बोलती है? ये जो एक्सटीरियर एंगल है DCE is always congruent with the angle opposite to its adjacent angle. In short, ये DCE congruent हमेशा हो जाता है ये DAB को। कैसे? क्योंकि opposite angle supplementary, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 और ये दोनों हो जाते हैं लीनियर पेयर, इसीलिए इसका इसके साथ रिलेशन सप्लीमेंट्री का है, इसका भी इसके साथ रिलेशन सप्लीमेंट्री का है, तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों हम 3.3 और 3.4 के लिए ये तैयारी करने वाले हैं। पहला थ्योरम ये है हमारा कि अगर ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट, उल्टी केस अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट। ये केस में ये जो एंगल है इंस्क्राइब्ड, ये इस आर्क के हमेशा होता है हाफ। अगर एक ही आर्क को पकड़ने वाले दो इंस्क्राइब्ड एंगल है तो वो होते हैं इक्वल, और सेमी सर्कल के अंदर हमेशा बनने वाला एंगल होता है 90 डिग्रीज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा होते हैं सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूं तो वो 180 होना चाहिए, या फिर मैं इन दोनों का एडिशन करूं तो वो 180 होना चाहिए। और उसकी करोलरी बोलती है कि DCE जो एक्सटर्नल एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट विद इट्स ऑपोजिट ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। एक समरी आपके सामने 3.3 और 3.4 के जाने से पहले है, तो चलिए चालू करते हैं अभी 3.3। तो बच्चों ये है हमारा 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस सेट में एक तो क्वेश्चन ऐसे होता है जिसका सीखे हुए थ्योरम से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो ये एक क्वेश्चन लेने का मेरा दो पर्पस है। इसमें हमने जो थ्योरम देखे उसमें से एक भी नहीं लगने वाला। तो आप सोचोगे 3.3 में क्यों है, वो भी मैं भी सोचता हूँ कि जो थ्योरम का रिलेशन कुछ नहीं है तो वो क्वेश्चन वहां पे क्यों है। ठीक है। सेकंड ये पॉइंट, सेकंड रीजन ये है कि यहाँ पे शब्द आया है कॉनसाइक्लिक, तो दैट्स द रीजन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉनसाइक्लिक? कॉनसाइक्लिक मींस जो पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जितने भी मेंशन किए हैं G D E F, इन चारों पॉइंट से जब एक ही सर्कल जाता हो, we can pass a single circle from all these 4 points, then these 4 points are called as concyclic. It also means that these all points lie on same circle. तो concyclic समझ में आ गया? अभी मुझे निकालना है arc DE और arc DEF। ये है arc DE और arc DEF निकालना है। I have given with two things, angle ECF. ECF is 70 degrees और DGF, ये जो DGF आर्क है ये आर्क हो जाता है 200 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमें 8th स्टैंडर्ड में सीखी हुई और 9th स्टैंडर्ड में यूज किया कभी, अभी 10th स्टैंडर्ड में भी यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी हमें अभी याद करनी है। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। ये प्रॉपर्टी हमने ये चैप्टर में तो नहीं देखी अभी शुरू में,
तो ये क्वेश्चन के लिए लगती है इट इज लाइक अ फ्लैशबैक जो हमने 8-9 में प्रॉपर्टी पढ़ी है. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स इंटरसेप्टेड आर्क. Central angle is equal to its intercepted arc. Therefore, measure of angle ECF, देखो C सेंटर है ना उसका, तो मेजर ऑफ एंगल ECF हो जाता है इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क EF. अभी ये कितना है 70 डिग्रीज. Therefore, मेजर आर्क EF हो जाएगा 70 डिग्रीज, क्योंकि एंगल ये ECF है 70 डिग्रीज. इसको देते हैं नंबर 1. अभी मुझे निकालना है आर्क DE. आसान हो गया अभी आर्क DE निकालना. कैसे निकालेंगे आर्क DE को? EF मालूम है और पूरा DGF मालूम है, तो पूरे सर्कल के डिग्री में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली आर्क DF मिलेगा. मतलब क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि मुझे अगर DE चाहिए तो ये आर्क EF जो है 70 डिग्री और DEF और DGF ये जो है DGF जो है 200 डिग्री से 360 से मैं ये रेड वाले आर्क माइनस करूं तो मुझे एग्जैक्टली D मिल जाएगा. समझ में आ गया? तो मेजर ऑफ सर्कल कितना होता है हमेशा 360, उसमें से हम माइनस करेंगे EF 70 और ये है 200. सो 360 में से 270 चला गया तो बच गया 90 डिग्रीज. सो देयरफॉर मेजर आर्क DF आ गया मेरा 90 डिग्रीज. समझ में आ गया आपकी बात? इसमें मैंने कहा कॉर्ड्स वगैरह कॉर्ड्स दिया ही नहीं है तो वो थ्योरम का कैसे यूज करूं. दूसरे पूछा है DEF क्या होता है? DE प्लस EF. सो मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF. DE कितना आ गया? D तो मुझे जब निकालना है मेजर आर्क DE, तो अगर मुझे DE निकालना है तो ये प्रोसीजर था. तो मेजर एंगल DEF इज DE प्लस EF. ये मेजर एंगल DE है, मैंने गलती से लिखते समय उसको DF लिखा था, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर किया वो मैंने मेजर आर्क DE के लिए किया है, DE के लिए. लेकिन अभी लिखते समय F हुआ था, उसको E कर दिया. तो DE is 90 प्लस EF है 70, तो इसका आंसर हो जाता है 160 डिग्रीज. मिल गया दोनों आंसर. समझ में आ गया आपको? तो ये जो क्वेश्चन है उसका कुछ रिलेशन नहीं है इस चैप्टर में, ऐसे किधर भी नहीं है. तो एक क्वेश्चन ऐसे रहता ही है. चलो आगे देखते हैं कुछ 3.3 में क्या है. दूसरे सम में उन्होंने ट्रायंगल को ही इक्विलैटरल बोल दिया है, तो वो सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल दिया है आप लोगों को, ये तीनों साइड हो जाएंगे इक्वल. तो अगर ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये तीनों आर्क्स भी हो जाएंगे इक्वल. वो थ्योरम करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो तीनों कॉर्ड सेम है तो तीनों आर्क सेम. तो उन्होंने पूछा है आर्क RS QS QR कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो ये हो जाएंगे. और QRS 240 डिग्रीज प्रूव करो, तो QRS इसको मुझे प्रूव करना है 240 डिग्रीज. QRS मतलब ये आर्क. अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की, जो एक्चुअली आगे है लेकिन हमने पहले सीखा है 8-9 स्टैंडर्ड में, इसलिए यहाँ पे यूज होगा. एंगल्स होते हैं हमेशा 60 डिग्रीज. अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये आर्क हो जाएगा 120, और ये भी 60 डिग्रीज है तो ये भी आर्क हो जाएगा 120. तो QS QR हो जाएगा 120, RS हो जाएगा 120, तो पूरा QRS हो जाएगा 240 डिग्रीज. आसान सम है, थोड़ा ट्राई करो शायद आपको आ जाएगा. अभी करते हैं थर्ड क्वेश्चन. चलो अभी मुझे दिया है कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड CD और प्रूफ करना है मुझे आर्क AC. ये जो आर्क है आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD. चलो देखते हैं, जो गिवन है उससे ही चालू करना पड़ेगा, बाकी मेरे पास कुछ सोर्स नहीं है कि मैं कुछ चालू करूं. तो व्हाट इज द गिवन? कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड CD. तो वो जो थ्योरम देखा था हमने, यहाँ पे मैंने लिखा था, वो क्या थ्योरम था? corresponding arcs of congruent chords
या फिर आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब जब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रिस्पेक्टिव आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी इसने कौन सा आर्क पकड़ा है, ACB, और CD उसने कौन सा आर्क पकड़ा है, DBC। Therefore मेजर ऑफ आर्क ACB हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट मेजर ऑफ आर्क DBC। अभी मुझे एक बात बता, ACB को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं, लाइक मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB। यू एग्री विद दिस? AC प्लस CB बनता ACB इज इक्वल टू मेजर आर्क, यहां पे मैं स्प्लिट कर देता हूं DB प्लस CB, मेजर आर्क DB प्लस मेजर आर्क CB। ये भी बना है CB प्लस BD से ना। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वल टू के इस तरफ भी CB है, इक्वल टू के इस तरफ भी CB है, कैंसिल हो जाएंगे? दे विल कैंसिल ईच अदर। दोनों साइड पे सेम टर्म है विद सेम साइन, तो बच क्या गया मेजर आर्क AC, या फिर सिर्फ आर्क लिखो क्योंकि उसके मेजरमेंट नहीं दिए हैं लास्ट रिजल्ट लिखते समय। आर्क AC कॉन्ग्रुएंट आर्क BD। ये दोनों बच गए ना फाइनली, वो कैंसिल होने के बाद। और मुझे प्रूव क्या करना है, यही प्रूव करना है, आर्क AC कॉन्ग्रुएंट आर्क BD। आ गया? कैसा है? इतना सा छोटू सा सिंपल, समझ में आ गया? जब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट तो उसके सामने वाले आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट, दोनों आर्क्स को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, कॉमन वाला हो गया कैंसिल, जो बच गया वो मेरा रिजल्ट। आ गया 3.3 समझ में? अभी चलते हैं 3.4 की तरफ। स्टूडेंट्स 3.4 चालू करने से पहले नॉर्मल थ्योरम के अलावा हमें दो प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं आपके 3.4 के पहले जो बॉक्स है, मतलब 3.4 के एकदम ऊपर जहां 3.4 चालू होता है उसके ऊपर, और ये वाले पेज पे नीचे वी हैव दिस टू प्रॉपर्टीज। तो ये दो प्रॉपर्टी का कुछ नाम गाम नहीं है, बस उन्होंने उनको दिया है कि टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल एंड टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। दो कॉर्ड है सर्कल के, अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हो तो आप, अगर मुझे ये पर्टिकुलर एंगल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, और अगर दो कॉर्ड सर्कल के बाहर मीट कर रहे हो तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो कैसे काम करना है, उनका स्टडी उन्होंने दिया हुआ है। तो क्विकली प्रॉपर्टी देख लेते हैं वो। तो देखो बच्चों, अगर ये प्रॉपर्टी है और आपको मान लो कि समथिंग अगर कुछ दिया हुआ है, दो आर्क्स और एक एंगल निकालनी है, ऐसे डायग्राम में अगर आपको दो आर्क्स और एक एंगल, इन तीन चीजों के बारे में बोला गया है, टू आर्क्स एंड वन एंगल, देन वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, अभी ये प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। ये दो ऐसे अगर डायग्राम आपको दिख जाए कभी भी एग्जाम में, और अगर आपको आर्क्स और एंगल का रिलेशन दिया है तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसका कोई नाम नहीं दिया है, बस आपको बॉक्स में दिया है। तो अगर मुझे एंगल ABE निकालना है मान लो, और मुझे एंगल EBC निकालना है, तो मुझे दो आर्क्स पता होने चाहिए। अगर मुझे एंगल ABE निकालना है तो उसका आर्क्स के साथ रिलेशन होता है हाफ इन ब्रैकेट मेजर ऑफ आर्क ABE के सामने वाला आर्क AE प्लस मेजर ऑफ आर्क ये एंगल के ऑपोजिट जो है CD। अगर दोनों कॉर्ड्स सर्कल के अंदर मीट कर रही है तो मुझे आर्क्स की एडिशन करनी है। मान लो मुझे ये एंगल निकालना है EBC, तो EBC के सामने कौन सा है प्लस EBC के पीछे कौन सा है, इनकी एडिशन इनटू हाफ। एंगल EBC इज इक्वल टू हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क EC प्लस मेजर ऑफ आर्क AD। देखो इनका कोई नाम नहीं है, आप सोचोगे कि प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखे, तो कुछ दिया तो नहीं है उन लोगों ने। इट्स अ रिलेशन बिटवीन एन एंगल विथ इट्स टू आर्क्स। अगर जब दो कॉर्ड्स सर्कल के बाहर मीट करती हो, सर्कल के बाहर, तो हमें एक ही एंगल मिलता है। यहाँ तो दो एंगल की पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो अकेला एंगल है। तो अगर मुझे एंगल NMS निकालना हो, तो जब वो एक्सटर्नली मीट करते हैं कॉर्ड्स, तो उनकी प्रॉपर्टी है हाफ इन ब्रैकेट
सबसे बड़ा जो आर्क है आर्क NS, मेजर आर्क NS, उसमें से माइनस करना है मेजर आर्क EF को, EF। स्टूडेंट्स ये दो प्रॉपर्टी को याद रखो, कॉर्ड्स के ऊपर के ये प्रॉपर्टीज है, द कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर इंटरनली एंड कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो ये दो प्रॉपर्टीज आ जाती है जब इंटरनली सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हो तब आर्क्स की एडिशन करो, और सर्कल के बाहर मीट करते हो तो आर्क्स को सब्ट्रैक्ट करो। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपके 3.4 में जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं उनकी डायग्राम यही है, देख लो आप 3.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो चलो उनको ही पहले निपटा देते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, उसकी डायग्राम बिल्कुल इसी तरह है। पूछा क्या है, चलो जैसे ही मैंने देख लिया कि आर्क्स और एंगल का रिलेशन दिया हुआ है कि कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B, एंगल ABE is 108 degrees, एंगल ABE 108 degrees, आर्क AE 95, तो आर्क CD निकालो। अभी मुझे बताओ ये डायग्राम देखने के बाद फटाक से आपको ये प्रॉपर्टी सूझ गई, ये सम सॉल्व करने में क्या डिफिकल्टी जाएगी फिर, बराबर है। तो जो वैल्यूज दिए हैं वो सब्स्टिट्यूट करो। हमेशा याद रखो 3 में से 2 दिए रहेंगे, एक पूछा जाएगा। इधर एंगल दिया है विच इज 108 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट आर्क AE है 95 डिग्रीज प्लस मेजर आर्क CD आई डोंट नो। तो ये दो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, दिस विल बिकम 216 डिग्रीज is equal to 95 degrees plus measure arc CD। तो मेरा arc CD कितना हो जाएगा, 95 माइनस कर देंगे तो measure arc CD हो जाएगा मेरा 216 माइनस 95 121 डिग्रीज। खत्म। अभी ये है 7th वन आपके 3.4 की। तो 7th वन में ये प्रॉपर्टी याद रखो, एक एंगल है, दो आर्क दिए हुए हैं, आर्क NS है 125, आर्क EF है 37, आपको निकालना है एंगल NMS। क्या डिफिकल्टी है बताओ। डायग्राम दिखते ही देखो, मैथ्स का सक्सेस तभी है जब डायग्राम देखने के बाद आपके दिमाग में प्रॉपर्टी घूमना चालू हो जाए। तो जब आप प्रॉपर्टी आपके दिमाग में घूमना चालू हो जाएगा, ये तभी हो सकता है जब आपने सारे प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज रटे हुए हैं अच्छी तरह से, आपके दिमाग में वो फिट है। इसीलिए मेरे वीडियोस के साथ शुरू में ही आपको एक लिस्ट भेजी जाएगी PDF की, द फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज एंड थियरम्स के एप्लीकेशन, थियरम्स के रिजल्ट, वो नियर अराउंड 60 है। उसको फ्रॉम जून से ही रटना चालू करो, दिमाग में रखना चालू करो, क्योंकि कोई भी सम आने के बाद आपको प्रॉपर्टी क्लिक होनी चाहिए ना, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। सो ये एंगल निकालना है हाफ इंटू, वो क्वेश्चन में NS है 125 डिग्रीज माइनस EF है 37 डिग्रीज, तो आंसर आ जाता है मेरा 44 डिग्रीज। इसका एंगल का आंसर आ जाएगा। लास्ट के दो क्वेश्चन विथ इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू प्रॉपर्टीज, नो नेम, जस्ट यू कैन डायरेक्टली राइट द प्रॉपर्टी ओवर देयर। लिख सकते हो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स या एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बट ऐसे कुछ दिया तो नहीं है उन्होंने वहां पे। समझ में आ गया? चलो कुछ पिछले वाले समझ देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 क्वेश्चन करेंगे, ये 2nd और 4th, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बाकी के जो है एक सिंपल से क्वेश्चन बच जाते हैं जिसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपको। सिंपल है वो, आप ट्राई करो। 3.4 आई थिंक 50% अगर मैं आपको समझा दे रहा हूँ तो आप 50% ट्राई तो करो, नहीं आएगा तो देख लेंगे। अभी they are asking me 4 things to find, और उन्होंने दिया है PQRS साइक्लिक है, तो दिमाग में घूमना चालू होना चाहिए। साइक्लिक है मतलब ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री। ओके, सेगमेंट PQ और RQ कॉन्ग्रुएंट है, PQ और RQ कॉन्ग्रुएंट है, PQ और RQ तो कॉर्ड्स दिख रहे हैं, तो अगर वो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज घूमना, थियरम्स घूमना दिमाग में चालू हो जाना चाहिए। PSR 110 डिग्रीज है, ये जो PSR है दैट इज 110 डिग्रीज, दिस एंगल, दिस इज 110।
तो बाकी चीजें मुझे निकालनी है। तो व्हेन द प्रॉपर्टी स्टार्ट रोमिंग अराउंड इन योर माइंड, आपको ये चीजों के ऊपर दिमाग लगाना आ सकता है। देखो अभी उन्होंने पूछा है एंगल पी क्यू आर, फटाक से आ जाएगा पी क्यू आर एस साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री। अगर ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये एंगल सप्लीमेंट्री है ये 110 के साथ। ओरली पी क्यू आर 100% इज गोइंग टू बी 70 डिग्रीज, सप्लीमेंट्री है और एक 110 है। कैसे लिखेंगे? क्वाड्रिलैटरल, चलो पहले का आंसर लिखते हैं। क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, दिस इज गिवन, ठीक है। Therefore, एक तो बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लिखो या फिर स्टेटमेंट ही लिखो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, therefore angle PSR plus angle PQR is going to be 180 degrees. But students, what is PSR? 110, तो 110 degrees ये है तो मेरा PQR कितना हो जाएगा? PQR हो जाएगा 70 डिग्रीज। मेजर एंगल PQR, ये वहां पे जाके माइनस हो जाएगा और मुझे पहला आंसर मिल गया 70 डिग्रीज। ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर। आसान लगा? चलो अभी मुझे सेकंड बात पूछी है, आर्क PQR निकालो। आर्क को देखो जरा, ये है आर्क PQR, ये है आर्क PQR। मुझे एक बात बताओ, ये आर्क PQR कौन से एंगल ने इंटरसेक्ट किया है? ध्यान से डायग्राम देखो, कौन से एंगल ने आर्क PQR को इंटरसेप्ट किया है? एंगल PSR ने आर्क PQR को इंटरसेप्ट किया है बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। फटाक से समझ में आ जाएगा। बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अगर ये एंगल है 110 तो उसका इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा 220 डबल। तो सेकेंड पॉइंट, by inscribed angle theorem, by inscribed angle theorem, major angle PSR is half of major arc PQR. Agree with this? तो मेजर एंगल PSR कितना है? वो है 110 ना, 110 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR। तो मेरा PQR कितना हो जाता है? ये आर्क कितना हो जाता है? डबल 220, देयरफॉर मेजर आर्क PQR हो जाता है 220 डिग्रीज। ये आ गया मेरा सेकंड का जवाब, मिल गया। अभी चलते हैं थर्ड के ऊपर। मेजर आर्क QR, सिर्फ QR की वैल्यू निकालो। अभी QR की वैल्यू निकालने के लिए आई नीड दिस रिलेशन, सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RQ। चलो थर्ड पर दिया क्या है मुझे? सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RQ, दिस इज गिवन। इसका मतलब जो कॉर्ड PQ और RQ अगर कॉर्ड है और वो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या प्रॉपर्टी आएगी दिमाग में? उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लाइन लिखना मत भूलना, अभी वो आपका काम है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent। शुरुआत में जो थ्योरम लिखा था सबसे पहला, ये दूसरा, वो थ्योरम यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट के हिसाब से। तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट। तो मेजर आर्क PQ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेजर आर्क RQ के साथ। इसको देते हैं नंबर 1। अभी PQR कितना है पूरा? 220 डिग्रीज। नाउ मेजर आर्क PQ प्लस मेजर आर्क QR, RQ मतलब QR, इज इक्वल टू नथिंग बट पूरा, देखो PQ प्लस QR पूरा मिला के PQR होता है ना, मेजर आर्क PQR।
लेकिन बच्चों पी क्यू आर कितना है 2 to 0, वो तो हमने निकाल दिया है 2 to 0 डिग्रीज। अभी यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर के जगह पे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो पी क्यू को और क्यू आर के जगह पे दोनों जगह पे क्यू आर लिख सकता हूं मैं। तो आई कैन राइट हियर पी क्यू प्लस क्यू आर इज नथिंग बट 2 times मेजर आर्क क्यू आर। कहां से मिला 2 times कैसे हो गया, पी क्यू भी क्यू आर ही है, क्यू आर प्लस क्यू आर 2 times क्यू आर फ्रॉम 1। तो मेरा मेजर आर्क क्यू आर कितना आ गया, मेजर आर्क क्यू आर आ गया 110 डिग्रीज। सो दिस आर्क इज 110 डिग्रीज। थर्ड का आंसर मिल गया। चौथे का आंसर पी आर क्यू का एंगल निकालना है। तो चलो चलते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, सोचो पी आर क्यू दिखने में तो इंस्क्राइब्ड है, अगर ये इंस्क्राइब्ड है तो कौन से आर्क को इंटरसेप्ट किया है, पी क्यू को। पी क्यू कितना है, पी क्यू क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, क्यू आर 110 तो पी क्यू भी 110। अगर पी क्यू आर्क 110 है तो उसका इंस्क्राइब्ड एंगल उसके हाफ हो जाएगा 55 डिग्रीज। तो फोर्थ का आंसर मेजर आर्क पी क्यू ये हो जाएगा 110 डिग्रीज। कैसे, ये नंबर 1 ये नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके, therefore by inscribed angle theorem, by inscribed angle theorem क्या लिखूंगा मैं, मेजर एंगल पी आर क्यू, मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। पी क्यू को पकड़ लिया है ना उसने, तो ये है हाफ ऑफ 110 डिग्रीज। तो फाइनली मेरा मेजर एंगल पी आर क्यू आ जाएगा 55 डिग्रीज। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन 3.4 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितने नीट एंड क्लीन आप एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करो, इधर भी रबिंग स्वेलिंग नहीं चाहिए हमें, ओवर राइटिंग अवॉइड करो जितना हो सके, सिंपली कट करके आगे लिखो। तो दिस इज द वे यू शुड परफॉर्म योर आंसर इन द एग्जाम। यार ऐसे तुम्हारा परफॉर्मेंस होना चाहिए। आई बात समझ में, अच्छा लगा है सब, नहीं समझा तो रिवाइंड मारो। और चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, डायग्राम निकाल ली, गिवन में जितना काम की बातें उतनी लिखी है मैंने। सेगमेंट आरएसएस डायमीटर टू प्रूव करना है आरटीएस इज एक्यूट एंगल। अभी ये डायग्राम में कुछ कनेक्शन ही नहीं है तो कंस्ट्रक्शन तो बनता ही है। तो कंस्ट्रक्शन आएगा, देखो अभी उन्होंने जो एंगल पूछा है ना मुझे आरटीएस, उसको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। तो आर टी और एस को मैं ज्वाइन करूं तो ये दिखेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, मेरा कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन एमएस। यहां पे मेरा पॉइंट है सर्कल पे एम और मैंने उसको ज्वाइन किया एस के साथ। आरएस डायमीटर है, डायमीटर के अंदर दो कॉर्ड्स में से बन गया एक एंगल। कौन सी करोलरी, यहाँ पे एकदम छोटी सी डायग्राम वीडियो के शुरू में बनाई थी। सेमी सर्कल के अंदर कॉर्ड से बनने वाला एंगल हमेशा होता है राइट एंगल। तो प्रूफ, सेगमेंट आरएस इज डायमीटर, सेगमेंट आरएस इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल आरएमएस ये हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। एम इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, जो लाइन आर एम टी के ऊपर एम बैठा है ऑन द सर्कल। यू कैन राइट बिटवीन इफ यू वांट, आर डैश एम डैश टी। अभी आरएमएस मिल गया 90 डिग्री, मतलब ये एंगल है 90। ठीक है, अभी ये जो ट्रायंगल बाहर की तरफ बन रहा है ना, क्योंकि मुझे ये एंगल टी को एक्यूट बताना है, तो एस एम टी ये ट्रायंगल के ऊपर काम करते हैं। इन ट्रायंगल एस एम टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी
क्या हो जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल SMT प्लस एंगल MTS प्लस एंगल TSM इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इनमें से जो SMT है वह 90 डिग्रीज, क्योंकि अगर RMS 90 है तो SMT भी 90, चाहे तो यहाँ पे ऐड कर दो। एंगल SMT इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो साइड का पार्ट है। तो 90 डिग्रीज प्लस एंगल MTS प्लस एंगल TSM इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 90 जाएगा वहां पे, मुझे मिल जाएगा MTS प्लस एंगल TSM, ये हो जाएगा 180 से 90 माइनस 90 डिग्री। अभी मुझे एक बात बताओ, MTS मतलब ये एंगल, अभी MTS लिखो या RTS लिखो, जो मुझे चाहिए, किधर गया? RTS लिखो। तो RTS ये एक्यूट हो जाएगा, क्योंकि RTS जिसके साथ बैठा है उनकी टोटल 90 डिग्री है, तो अकेला RTS राइट एंगल भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली उसको क्या होना पड़ेगा? एक्यूट। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दैट इज MTS की जगह पे मैं लिख सकता हूँ RTS प्लस एंगल TSM इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। आप चाहे तो यहाँ पे बिटवीननेस डाल दो, R-M-T, इसके वजह से M का एक्सटेंशन R तक ले लिया। और एक चीज लिख सकते हैं, एंगल RTS इज 90 डिग्री माइनस एंगल TSM। तो जो मेरा एंगल RTS आ रहा है ना, वो 90 में से कुछ माइनस करके आएगा। जो एंगल 90 के नीचे आता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। देयरफॉर 100% एंगल RTS इज acute angle, hence proved। अच्छा समझाइए, आपको समझ में आ गया? यहाँ पे हम खत्म करते हैं 3.4। बाकी के कुछ ऐसे छोटे सम्स हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हमेशा दिखाऊंगा आपको। सो यू गॉट दिस थिंग्स। ये 3.4 तो कैसा लगा आपको सर्कल? 3.1, 2, 3, 4 देख लिया, तो थ्योरम नंबर 7 तक हम आ गए थे, और अभी आगे चलते हैं तो 3.5 में थोड़े से ज़्यादा थ्योरम रहेंगे। 3.4 तक समझाए, अभी अगला वीडियो 3.5 का एंड सर्कल चैप्टर खत्म।